अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग के थर्ड लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें मैं कोशिश करूंगी कि मैं पूरी की पूरी थ्योरी कवर कर सकूं। थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। देयर आर two theories which are used to understand the nature of covalent bond. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि what is covalent bond. ठीक है, covalent bond क्या होता है? So covalent bond is a type of bond which is formed by the mutual sharing of electrons. ठीक है, ये वो bond होता है कि जहां पे दो एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं। जैसे हमारे पास है हाइड्रोजन, ठीक है, इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन होता है इसके वैलेंस शेल में। इसी तरह अगर इसको हम एक और हाइड्रोजन एटम के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो रिएक्शन के बाद क्या होगा कि ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेंगे और हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो है इस हाइड्रोजन को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन को, और ये जो है ये डॉट के साथ है। तो यहाँ पे ये डॉट ऐसे आ जाएगा और साथ में हमारे पास इसके साथ इस तरह क्रॉस आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। यहाँ पे क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन सा? दोनों हाइड्रोजन एटम अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। सो इसका मतलब है कि दिस इज म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और म्यूचुअल शेयरिंग से जो हमारे पास बॉन्ड बनता है, दैट बॉन्ड इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये जो हमारे पास दो टाइप की थ्योरीज हैं, एक को हम कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और दूसरी को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको हम MOT भी कहते हैं। MOT स्टैंड फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और VBT स्टैंड फॉर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं कि व्हाट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी was proposed by Hitler and London in 1927। ठीक है, सबसे पहले जिन दो केमिस्ट या साइंटिस्ट ने जिस प्रपोज किया था वो 1927 में, वो कौन थे? हिटलर और लंदन। और इसी थ्योरी को फिर पॉलिंग ने जो है बाद में डेवलप किया। ठीक है, अब ये जो थ्योरी थी इसका बेसिक पर्पस क्या था? इसका बेसिक पर्पस ये था कि ये हमारे पास एक्सप्लेन करती हैं बॉन्ड एनर्जीज को, बॉन्ड लेंथ को और इसी तरह कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स की शेप को। ठीक है, अब हमें जो चीज समझनी है वो ये है कि व्हाट इज बॉन्ड एनर्जीज। सो बॉन्ड एनर्जी हमारे पास क्या है कि बॉन्ड एनर्जी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अपार्ट अ मोल ऑफ अ मॉलिक्यूल्स इनटू इट्स कंपोनेंट एटम। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है। ठीक है, वाटर इज अ मॉलिक्यूल बिकॉज इट इज कंपोज्ड ऑफ मोर देन 2 एटम्स। अब जब हम इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है, तो इसको ब्रेक करने के लिए हमें क्या होता है कि हमें एनर्जी देनी होती है। अब एनर्जी जब देंगे तो तब क्या होगा कि आपके पास इसके अंदर जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएंगे और क्या होगा कि हमारे पास इस तरह ये दो आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका इस तरह आयंस में कन्वर्ट करना, या अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का, ठीक है, आप क्या करते हो, इसको एनर्जी देते हो। एनर्जी देने के बाद आप क्या कर देते हो, इसको हाइड्रोजन एटम्स के अंदर इस तरह तोड़ देते हो। तो अब ये जो आपके पास है इसको हम क्या कहते हैं, वो एनर्जी जो कि किसी भी मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। इट इज मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ अ केमिकल बॉन्ड। ठीक है, अब हम कहते हैं ना कि कुछ बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्गर है, कुछ लेस स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, अब इसका मतलब है कि जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो ज्यादा है, और जो लेस स्ट्रॉन्गर है, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ भी क्या है, वो कम है। सो बॉन्ड एनर्जी इज आल्सो नोन एज बॉन्ड एंथैल्पी और सिंपली एज बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, वीक बॉन्ड है या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, वो हम किस बेस पे बताते हैं, वो हम बॉन्ड एनर्जी के बेस पे बताते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसका मतलब है कि उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, उसको तोड़ने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अगर आपके पास किसी भी एटम की बॉन्ड एनर्जी लेस है, इसका मतलब है कि वो बॉन्ड जो है वो वीक है। उसके बाद आपके पास है बॉन्ड लेंथ। अब ये बॉन्ड लेंथ क्या चीज होती है? सो बॉन्ड लेंथ को समझने के लिए ये हमारे पास एक डायग्राम है। ठीक है, ये आपके पास एटम ए है जिसका न्यूक्लियस है। इसी तरह ये हमारे पास एक दूसरा एटम है, ठीक है, जिसको हम एटम बी का नाम दे देते हैं। अब इस
न्यूक्लियस, एटम ए के न्यूक्लियस और एटम बी के न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, दिस डिस्टेंस इज नोन एज बॉन्ड लेंथ, ठीक है। और इस बॉन्ड लेंथ को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, वीबीटी को यूज करते हैं। उसके बाद आपके पास क्या है, एंड शेप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड या कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, नॉट बॉन्ड, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। सो शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल हमारे पास वेरियस एग्जांपल है, जैसे दिया आपके पास है CH4, CH4 इज मीथेन, ठीक है, इसमें लॉन पेयर कोई भी नहीं होते हैं। सो ये जो आपके पास है, ठीक है, दिस इज कार्बन एटम और कार्बन एटम इज अटैच्ड विद हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। तो आपके पास क्या बनता है कि एक टेट्राहेड्रल शेप बन जाती है, ठीक है, दिस इज अ शेप विच इज नोन एज टेट्राहेड्रल शेप, ठीक है। ये आपके पास जो शेप बन रही है टेट्राहेड्रल शेप है, ज्योमेट्री बन रही है, ये एक मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल की हम ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं। इसी तरह हमारे पास एक और मॉलिक्यूल है, दैट इज इमोनिया। इमोनिया इज व्हेन नाइट्रोजन कंबाइंड विद 3 हाइड्रोजन, ठीक है। इसके अंदर नाइट्रोजन पे क्या होता है कि एक यहाँ पे आपको लॉन पेयर नजर आ रहा है, तो अब ये जो है इसकी ज्योमेट्री होती है पायरामिड की तरह, ठीक है, पायरामिडल इसकी ज्योमेट्री होती है। इसी तरह आपके पास वाटर है, ठीक है, वाटर में क्या होता है कि आपके पास लॉन पेयर 2 होते हैं। ये सारा जो है हम लास्ट लेक्चर, जो लेक्चर नंबर 2 है वेस्पर थ्योरी का, वहां पे हम सारा पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे होता है क्या है कि सेंटर में सेंट्रल एटम जो है इसका ऑक्सीजन है, फिर ऑक्सीजन इज बॉन्डेड विद 2 हाइड्रोजन एटम्स, और यहाँ पे क्या होता है कि एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन का, दूसरा यहाँ पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन का। तो हमारे पास क्या होता है कि एक बैंड टाइप स्ट्रक्चर होता है, इसका शेप होता है वाटर का। सो अब ये जो बॉन्ड एनर्जीज हैं, बॉन्ड लेंथ है, शेप्स ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल, ये कौन एक्सप्लेन करता है, इट इज एक्सप्लेन्ड बाय द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। According to valence bond theory, a covalent bond between 2 atoms is formed when the atom comes so close that a partially filled atomic orbital of one atom overlap with partially filled atomic orbital of other. The two overlapping orbitals retain their identity. The term overlap means that the two orbitals share same common region in space. अब ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की स्टेटमेंट हमने बुक से रीड की है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जानते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन तब होती है जब कभी आपके पास 2 एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं, ठीक है, और करीब आने के बाद वो क्या करते हैं कि वो आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाते हैं। जैसे आप लोगों ने मैथ्स में वेन डायग्राम के बारे में पढ़ा हुआ है ना, कि वहां पे भी आपके पास कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये जो रीजन है इसको चले हम शेड कर देते हैं, ठीक है। सो ये जो शेडेड एरिया आपको नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि ये जो शेडेड एरिया है, दिस शेडेड एरिया बिलोंग्स टू बोथ ऑफ द एटम। फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज द एटम ए एंड दिस इज द एटम बी, सो अब जब एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे के साथ अपने ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप का मतलब क्या है, ये जो एक दूसरे का, एक एटम का दूसरे एटम के साथ करीब आना, और ये जो रीजन, ये जो जहां पे शेयरिंग हो रही है, ठीक है, जहां पे ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज ओवरलैप, ठीक है। जब कभी ओवरलैपिंग होगी ऑर्बिटल्स की, ये अपना रीजन जो है शेयर करेंगे, जैसे आपके पास लिखा हुआ है ना कि 2 ऑर्बिटल शेयर सम कॉमन रीजन, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो इसका रीजन है, जिस तरह इसको ब्लू में मैंने कलर कर दी है, दिस इज द कॉमन रीजन विच इज शेयर्ड बाय एटम ए एज वेल एज एटम बी। जब कभी एक दूसरे के करीब आएंगे एटम्स, अपने ऑर्बिटल्स में शेयरिंग करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स की, तब क्या होगा, हमारे पास फॉर्मेशन होगी कोवेलेंट बॉन्ड की। अब हम इसके मेन पॉइंट्स की तरफ आते हैं, पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि अ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैप ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ 2 एटम्स। The two overlapping atomic orbital retain their identity. पहला जो इसका पॉइंट है, ये कहता है कि आपके पास जब कभी भी ओवरलैपिंग होती है ना, तो उसमें हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल का होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप फिल्ड ऑर्बिटल को ही ओवरलैप करवाएं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक है ऑर्बिटल, हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो ऑर्बिटल है, ठीक है, इस ऑर्बिटल के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। दूसरे साइड पे आपके पास एक और ऑर्बिटल है, जहां पे भी आपके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब होता है क्या है कि ये ऑर्बिटल्स आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाते हैं, ठीक है। इस तरह इनके बीच में क्या हो जाती है, ओवरलैपिंग हो जाती है, और ये क्या करते हैं कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं।
आप कभी भी ऐसे नहीं करोगे, जैसे आपको पता है ना कि एक ऑर्बिटल के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं इस तरह ऑपोजिट स्पिन के अंदर। अब अगर आपके पास एक ऑर्बिटल ऑलरेडी फिल्ड है, ऑलरेडी उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो फिर क्या होगा, उनके बीच में बॉन्ड नहीं बन सकता। लेकिन अगर आपके पास एक एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरी साइड से एक और एटम है जिसके ऑर्बिटल के अंदर क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, जब कभी एक दूसरे के करीब आएंगे तब क्या होगा कि ये एक कॉमन रीजन शेयर करेंगे, ठीक है, जहां पे आपके पास ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इस तरह ऑपोजिट स्पिन के साथ पेयर कर लेंगे। सो अगर हम कॉमन एग्जांपल में इस तरह इसको पढ़ते हैं, जैसे आपके पास है हाइड्रोजन, ठीक है, दिस इज द न्यूक्लियस फॉर वन हाइड्रोजन इफ इट रिएक्ट विद another हाइड्रोजन एटम, ठीक है, आपके पास एक और हाइड्रोजन एटम है, उसके साथ क्या करना है, इसने रिएक्ट करना है। अब होता क्या है कि ये आपके पास जब कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ तो ये अपना एक कॉमन रीजन शेयर कर लेते हैं, जैसे आपके पास ये है, ठीक है। यहाँ पे अब इस हाइड्रोजन के पास क्या है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन है, हाफ फील्ड है, ठीक है। तो अगर ये हाफ फील्ड है तो ये क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे ऑपोजिट स्पिन के साथ शेयर कर लेंगे और यहां से आपके पास क्या होगा, फॉर्मेशन किस चीज की होगी, कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। जब कभी एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं तो उनकी आइडेंटिटी जो होती है वो रिटेन रहती है। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को जो है दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर कर लिया तो उससे कुछ और चीज बन गई है, वो तब भी आपके पास हाइड्रोजन ही रहेगा, लेकिन क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स की शेप में आ जाएगा, ठीक है। एक हाइड्रोजन है, ठीक है, डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड H2। अब ये जो आपके पास है दिस इज नोन एज हाइड्रोजन एटम, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज हाइड्रोजन एटम। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं H2 की, तो H2 हमारे पास क्या है, दिस इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अगर आपके पास H पॉजिटिव आ जाए तो उसका क्या मतलब है, ठीक है, दिस इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अगर आपके पास H पॉजिटिव आ जाए तो H पॉजिटिव का मतलब है कि दिस इज प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन भी इसको बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, अगर वो इलेक्ट्रॉन भी वो लूज कर देता है तो वो क्या हो जाता है, H पॉजिटिव की फॉर्म में चला जाता है। इसी तरह अगर आपके पास एक H नेगेटिव है तो H नेगेटिव को हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज हाइड्राइड आयन। हाइड्रोजन के पास पहले एक ही इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि एटॉमिक नंबर उसका 1 है। अभी अगर वो एक इलेक्ट्रॉन मजीद गेन कर लेता है तो इट वुड बी कन्वर्टेड इनटू हाइड्राइड आयन। अब इसके ऊपर क्या होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा। सेकंड पॉइंट में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल मस्ट हैव इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑपोजिट स्पिन, कि जब कभी 2 ऑर्बिटल एक दूसरे के आमने सामने आएंगे और लैपिंग करेंगे तो उनमें होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऑपोजिट होगी, ठीक है, एक होगी क्लॉकवाइज और एक होगी एंटी क्लॉकवाइज स्पिन उसकी। द थर्ड पॉइंट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स that is formed by an atom is equal to the number of unpaired electron present in the valence shell of the atom। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक, ठीक है, एक एटम है वो कितने बॉन्ड बनाएगा, वो बॉन्ड उतने बनाएगा जितने उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं ना, तो हाइड्रोजन में होता है क्या है कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो होता है दैट इज 1। तो अब हाइड्रोजन जो है ये क्या करेगा कि अगर इसने किसी और के साथ बॉन्ड बनाना भी है तो इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है जो कि अनपेयर्ड फॉर्म में है ना, एक इलेक्ट्रॉन है तो सिंगल फॉर्म में, तो हम इसको 1s ऐसे लिखते हैं ना, ठीक है। अब अगर इसने बॉन्ड बनाना भी है किसी दूसरे एटम के साथ तो फिर क्या होगा कि इसने सिर्फ और सिर्फ एक ही कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करनी। लेट्स से इफ वी रिएक्ट दिस विद फ्लोरीन एटम, ठीक है, फ्लोरीन इज हैविंग एटॉमिक नंबर 9। तो अब अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं सो दैट वुड बी लाइक दिस 1s2 2s2 एंड 2p5। 2p को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि 2px 2py एंड 2pz। अब अगर हम इसकी फिलिंग कर लेते हैं, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे करते हैं कि हम लिखते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 2, फिर 3 एंड देन फिर 4 एंड देन 5। अभी अगर आप देखो तो यहाँ पे हाइड्रोजन में क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन में भी क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है।
अब ये क्या करेंगे, ये आपस में ओवरलैप करेंगे और ओवरलैप करने के बाद फॉर्मेशन किस चीज़ की करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड की। चलिए हम इसको बना लेते हैं कि ये कैसे फॉर्मेशन करेंगे। जैसे अगर हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं कि दिस इज द न्यूक्लियस फॉर फ्लोरीन, तो हम बीच में इसको फ्लोरीन लिख देते हैं। फिर जी इसका ये फर्स्ट शेल है, ठीक है, और ये जो है इसका सेकंड शेल है। तो अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में से देखें तो इसके फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं फ्लोरीन में, और सेकंड शेल में इसके 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम इसको फर्स्ट शेल के अंदर इसके इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। इसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देते हैं ताकि हमें आसानी हो समझने में, ठीक है। पहले के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और नेक्स्ट में आपके पास इसके 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1, ये हो गया 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, सिर्फ एक है। इसी तरह हाइड्रोजन के अंदर भी एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब होगा क्या कि इनके बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। अब ये दोनों अनस्टेबल है, हाइड्रोजन को अपना डुबलेट कंप्लीट करना है, ठीक है। डुबलेट कंप्लीट करेगा तभी ये जाके स्टेबल होगा। इसी तरह फ्लोरीन को अगर आप देखते हो तो फ्लोरीन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, लेकिन इसको मजीद एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेंगे कि ये आपके पास कुछ इस तरह की शेयरिंग कर लेते हैं। हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें सही नजर आए। फ्लोरीन की जो शेप है वो थोड़ी सी हम ज्यादा बड़ी ड्रा करेंगे क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। तो जब एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसका, तो फिर क्या होगा कि उसका एटॉमिक साइज भी ज्यादा होगा, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, दिस इज फॉर फ्लोरीन, ठीक है। इस तरह अगर आप यहाँ पे फर्स्ट शेल इसका ड्रॉ करें तो भी आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ये जो आपके पास है दिस इज फॉर हाइड्रोजन, यहाँ पे H लिखा है। तो अब अगर आप इसके इलेक्ट्रॉन्स देखो तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन है किस चीज का, हाइड्रोजन का, और दूसरी साइड से फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है। तो वो यहाँ पे आके इसी तरह ऑपोजिट स्पिन हो जाएंगे। और यहाँ पे जो बाकी इसके इलेक्ट्रॉन्स है वो भी आप यहाँ पे अगर मेंशन करना है तो आप वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। सो ये देखें, ये बाकी जो 6 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं ना, ये सारे के सारे पेयर्ड फॉर्म में है। तो वेस्पर थ्योरी, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, वो कहती क्या है कि हमारे पास जब कभी बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो उसमें जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वो हिस्सा लेंगे। तो यहाँ पे देखें, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसी तरह हाइड्रोजन के अंदर भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इनके बीच में क्या बनेगा, एक ही सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। याद रखें कि जब कभी आपके पास बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है सिंगल बॉन्ड की, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। तो हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड में क्या होगा कि एक ही सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। जो बाकी फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन जिसके बैलेंस में पड़े हुए हैं, वो ऐसे ही रहेंगे, ठीक है, एज अ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो पॉइंट नंबर 4 के मुताबिक इफ ओनली 2 ऑर्बिटल्स ओवरलैप अ सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म। जैसे आपको मैंने पहले बताया ना कि जब 2 ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है तो हमारे पास एक सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। लेकिन अगर एडिशनल ऑर्बिटल्स जो हैं वो भी ओवरलैप कर जाएं तो हमारे पास क्या होता है, एक से ज्यादा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, दैट इज नोन एज मल्टीपल बॉन्ड्स। जैसे अगर हम ऑक्सीजन की एग्जांपल पढ़ लेते हैं तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 8, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास फॉर्मेशन होती है डबल बॉन्ड की। डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसी होती है कि जो ऑक्सीजन होता है ना, उसके फर्स्ट शेल के अंदर होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इसका फर्स्ट शेल है, ये इसका न्यूक्लियस बना देते हैं। फिर ये जो आपके पास है इसके सेकंड शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब होता है क्या है कि ये अनस्टेबल है, इसको हमने क्या करना है, स्टेबल करना है। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं क्योंकि इसके वैलेंस शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि इसको एक और ऑक्सीजन एटम के साथ रिएक्ट करवा देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ अनदर ऑक्सीजन, और इसके ये है जिसका फर्स्ट शेल, और सेकेंडली या ये इसका सेकंड नंबर पे है एक और शेल, ठीक है, इसको वैलेंस शेल कहते हैं। इसके हम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसको ऐसे क्रॉस के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन। इसके जो इनर शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो भी हम ऐसे प्लेस कर लेते हैं। इसको भी अगर आप देखो तो इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो होता है क्या है कि ये आपस में ओवरलैप कर लेंगे, ठीक है। जब ओवरलैप करेंगे
तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, जितनी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगी उतनी ही इसके अंदर बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, यहाँ से इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये आपके पास 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, ठीक है, उनके वैलेंस शेल हैं। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है, ऐसे, दूसरे ऑक्सीजन से अपोजिट ऐसे स्पिन कर जाते हैं। ठीक है, इस तरह एक इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन से दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन से आता है। तो हमारे पास क्या हो रहा है कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड्स कितने बनते हैं? जैसे हमारे पास बॉन्ड्स बनेंगे 2। ठीक है, आपके पास जैसे ये आपके पास जी एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसी तरह ये एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है। जब हम इनको मिलाते हैं, कंबाइन करते हैं, जब इनकी ओवरलैपिंग करते हैं ऑर्बिटल्स की, तो ये हमारे पास क्या है, इनमें ऐसे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि एक ऑक्सीजन है और ये दूसरा ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, इसके लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, उनको हम ऐसे लिख देते हैं। इसी तरह इसमें भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो इसका इनर शेल भी बनाना चाहें तो भी आप बना सकते हो। ठीक है, इनर शेल के अंदर क्या है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इधर भी क्या है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, आप इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करें तो बेहतर होगा, क्योंकि आप डिफ्रेंशिएट करना है आपने। इसके बीच में क्या होता है, इसके बीच में आपके पास एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, उसको हम ऐसे छोटा सा लिख देते हैं, ये इसका न्यूक्लियस है। सिमिलरली ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है। तो बाकी जो इसके लॉन पेयर्स रह गए हैं, तो लॉन पेयर को हम जो है तो यहाँ पे ऐसे इसके ऊपर रख लेते हैं कि ये इस ऑक्सीजन के लॉन पेयर है और यहाँ पे इसके साथ भी 2 लॉन पेयर हैं। ठीक है, तो वो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये देखिए, ऊपर जो आपके पास हाइड्रोजन फ्लोराइड की एग्जांपल पड़ी, वहाँ पे हमारे पास सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही थी। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ 2 ऑर्बिटल्स जो थे वो इन्वॉल्व हो रहे थे। यहाँ पे क्या है कि 2 ऑक्सीजन एटम है, ठीक है, वो अपने ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग कर रहे हैं। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है किस चीज़ की, मल्टीपल बॉन्ड की। मल्टीपल बॉन्ड मीन डबल बॉन्ड। इसी तरह अगर आप अल्काइंस की बात करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड जहाँ पे होता है कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है कि ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, ठीक है, इट इज़ आल्सो अ मल्टीपल बॉन्ड, कि यहाँ पे आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो कंबाइन होते हैं। ठीक है, इनकी ओवरलैपिंग होती है, 2 कार्बन एटम ओवरलैप कर लेते हैं और यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं किस चीज़ का, इस चीज़ की ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। अब जो 5th पॉइंट है वो कहता है कि इन ऑर्डर टू फॉर्म अ बॉन्ड द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू द बॉन्ड एक्सिस। ठीक है, जब कभी कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो उसके अंदर ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल होती है। अब वो जो है उनकी सिमेट्री जो है वो सेम होनी चाहिए। अब हमने समझना ये है कि बॉन्ड एक्सिस क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, ये एक हाइड्रोजन का एटम है। ठीक है, सिमिलरली दिस इज द सेकेंड हाइड्रोजन एटम। ये जो लाइन है, ठीक है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, दिस लाइन इज नोन एज बॉन्ड एक्सिस। अगर हम बॉन्ड एक्सिस की डेफिनेशन को देखें तो बॉन्ड एक्सिस जो है दैट इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, इंटर न्यूक्लियर मीन्स 2 न्यूक्लियस के दरमियान जो आपके पास एक्सिस होता है दैट इज नोन एज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। is the imaginary straight line that connects the nuclei of atom bonded to each other in a molecule। ठीक है, अब देखें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ठीक है, H2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटम्स जो हैं आपस में कंबाइन हो रहे हैं, when they combine they form a हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब ये जो लाइन है, ठीक है, इमेजिनरी लाइन जो है, जो कि 2 एटम के न्यूक्लियस को कनेक्ट करती है, दिस इज नोन एज बॉन्ड एक्सिस। जो लास्ट पॉइंट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, ये कहता है कि इन ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल एनर्जी इज रिलीज्ड। देखें, जब कभी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है ना, तो वहाँ पे एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, जितना ओवरलैप ज़्यादा होगा उतनी ही एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा रिलीज होगी। जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। आपने याद रखना है कि जब कभी बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो उस वक्त एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। लेकिन अगर आपने किसी बॉन्ड को ब्रेक करना है, ठीक है, उसको आपने तोड़ना है, तो आपने क्या करना है, बाहर से उसको एनर्जी प्रोवाइड करनी है ताकि वो एनर्जी एब्जॉर्ब करे और उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की वजह से वो ब्रेक हो जाए। सो दिस वाज ऑल अबाउट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड इट्स पोस्टुलेट्स। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड, व्हाट इज पाई बॉन्ड, और फिर हम इसकी कुछ एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।